छठा अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग विनिर्माण उद्योग, जिसमें इसके पहले हम दो भाग पढ़ चुके हैं, भाग 1 और भाग 2। आज हम पढ़ेंगे तीसरे भाग को, पार्ट 3। और इसके पहले वाले भाग में हमने पढ़ा था कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं उनके बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे प्रमुख रूप से खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, यानी खनिजों पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हम देखेंगे लोहा इस्पात उद्योग के बारे में, सीमेंट उद्योग के बारे में, पेट्रो रसायन उद्योग और उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। ठीक है। एक चीज और, वीडियो शुरू करने से पहले कि यदि आप हमारे सभी वीडियो एक साथ नहीं देख पा रहे हो, एक भाग देखते हैं, इसके पीछे के वीडियो आप नहीं देख पा रहे हो, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाके आप जरूर देखें। जो भी अध्याय हैं, जो भी हम अध्याय पढ़ाए हैं, चाहे अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, उसके डिस्क्रिप्शन में सभी पार्ट के लिंक दिए गए हैं। समझ में आया? जैसे पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास, तो उसका पार्ट 1 जब आप देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2, 3, 4 इस तरह से करके सबका लिंक दिया गया है, जहां से आप क्लिक करके आप सीधे वीडियो देख पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी हम नया वीडियो डालते हैं सीधे आप तक लिंक भी पहुंच जाता है। तो ये आप करें, इस तरीके से आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू देखते हैं खनिज आधारित उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योग के बारे में। ठीक है, तो लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है जिस पर ज्यादातर उद्योग आश्रित हैं, निर्भर हैं। चाहे वो भारी उद्योग, कोई वाहन निर्माण कंपनी हो, या फिर एक छोटा सा छोटा लघु उद्योग हो, निर्माण प्रक्रिया में उसको इस्पात की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चाहे छोटे से छोटे कोई उपकरण इत्यादि बनाने हो, पार्ट्स बनाने हो। ठीक है, तो इस तरह से एक आधारभूत उद्योग है। फिर आगे देखेंगे कि यह उद्योग खनिज पदार्थ क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, यानी जहां पर इसको खनिज कच्चा माल आसानी से सुलभ हो सके उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। जैसे क्षेत्रों को देखें तो छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र कहाँ है? उत्तर पूर्वी भारत में, प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में स्थित है, अवस्थित है। उसमें देखें कि पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, फिर झारखंड में जमशेदपुर, उड़ीसा में राउरकेला, इस तरह से भिलाई छत्तीसगढ़ में, और फिर देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य प्रमुख क्षेत्र हैं, यानी लोहा इस्पात उद्योग की क्षेत्र हैं। अब देखेंगे इसमें कि स्थिति के लिए उत्तरदायी कारक या परिस्थितियां, लोहा इस्पात उद्योग की अब स्थिति के लिए, उसको स्थापित करने के लिए अनुकूल दशाएं, परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, इसको देखेंगे। इसमें देखिए प्रमुख रूप से परिस्थितियों में कि परिवहन लागत को कम करने के लिए ज्यादातर यह उद्योग उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां कच्चा माल निकट से सुलभ हो सके, आसानी से मिल सके, परिवहन का खर्च कम आए, इसके लिए इन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। दूसरा, जहां सस्ते श्रमिक इनको आसानी से मिल सकें,
और कुशल श्रमिक, कुशल और सस्ते श्रमिक मिल सके, विद्युत और जल की आपूर्ति हो सके, इन क्षेत्रों में यह स्थापित किए जाते हैं। और फिर देखें कि जो उत्पाद तैयार होता है, जो माल तैयार होता है, उसको बेचने के लिए बाजार से निकटता, जहां से उत्पाद निर्यात किया जा सके अन्य देशों को या फिर अपने देश में ही किसी क्षेत्र को। तो ये अनुकूल परिस्थितियां हैं जिनको देखते हुए उद्योग स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग के लिए चुनौतियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, और इसको देखने से पहले थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे हमने नोट कर रखा है इस्पात निर्माण की प्रक्रिया। इस्पात निर्माण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, किन किन चरणों में संपन्न होती है, इसको यहाँ समझने का हम प्रयास करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि लौह अयस्क से क्या बनता है, इस्पात बनता है। तो इसके लिए देखें, कच्चे माल का कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन, जो कच्चा माल है उसका कारखानों तक परिवहन किया जाता है। जैसे लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज, ये क्या है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर अगली प्रक्रिया में देखें क्या होता है, झोंकदार भट्टी। झोंकदार भट्टी, जहां पर लौह अयस्क को पिघला करके तरल अवस्था में बनाया जाता है। कैसे? लौह अयस्क गलाकर धातु का मैल हटाना। लौह अयस्क उच्च ताप पर उसको गर्म किया जाता है, लौह अयस्क को, जिसमें ईंधन के रूप में प्रमुख रूप से कोयले का प्रयोग किया जाता है। और लौह अयस्क के साथ देखें कि एक सहायक खनिज प्रमुख रूप से चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह से जब उच्च ताप पर गर्म किया जाता है लौह अयस्क को, तो वो गलकर तरल अवस्था में हो जाता है और उसका जो मैल होता है, यानी अयस्क क्या है, अयस्क उसके साथ अशुद्धियां जो मिली हुई है, यानी जो खनिज जिस रूप में पाया जाता है, जो उसके साथ जो अशुद्धियां मिली होती हैं, उसी को हम अयस्क कहते हैं। तो इसमें जो अशुद्धियां हैं उसको अलग कर लिया जाता है और इसको शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। फिर अगले चरण में देखें कि ढालवा लोहा तैयार किया जाता है। कैसे? तरल पदार्थ को सांचों में ढालना। जो तरल अवस्था में हमारा लौह अयस्क पिघला करके जो तरल अवस्था में बन जाता है, उसको फिर सांचों में ढाल लिया जाता है और ढलवा लोहा तैयार किया जाता है। लेकिन यह जो ढलवा लोहा तैयार होता है, अभी ये हमारे उपयोग में आने वाला नहीं होता है जिसका हम उपयोग कर सकें। अभी आगे की भी प्रक्रिया है, उसको समझेंगे। इसके बाद क्या होता है, इस्पात निर्माण की प्रक्रिया। अब जो लोहा ढलवा तैयार हो गया, अब उससे एक मजबूत इस्पात का निर्माण कैसे किया जाएगा। पुनः ढलवा लोहा गलाकर, पुनः जो ढलवा लोहा है उसको गलाया जाता है और फिर मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम, सीसा, जस्ता आदि मिलाकर शुद्ध इस्पात का निर्माण किया जाता है, यानी उसको मजबूत और जंगरोधी बनाया जाता है। और इसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया में देखें क्या होता है। यह अंतिम प्रक्रिया है कि धातु को फिर आकार दिया जाता है। जब हमारा इस्पात बन जाता है तो उसको आकार देने के लिए रोलिंग की जाती है, प्रेसिंग, ढलाई अथवा कढ़ाई, जैसा हम उसका आकार देना चाहें सांचों में उसका आकार दे देते हैं। और फिर यहाँ से देखें कि चूंकि एक आधारभूत उद्योग है, अन्य उद्योगों के लिए भी कल पुर्जे तैयार किए जाते हैं या इस्पात ही सीधे निर्यात कर दिया जाता है और कारखानों में जाके फिर कोई उत्पाद या उपकरण बनते हैं। ठीक है, तो
ये थी इस्पात निर्माण की प्रक्रिया, समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्या लिख रहे थे। हाँ, लोहा इस्पात उद्योग के लिए चुनौतियां कौन कौन सी हैं, यानी इसके सामने क्या समस्याएं हैं लोहा इस्पात उद्योग के सामने। देखें, कोयले की उच्चतम लागत, यानी कोयला अधिक महंगा होता है, और सीमित उपलब्धता, यानी वह कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोयला क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, पहले वाले वीडियो में बताए थे कि अनवीकरणीय संसाधन है, यानी भंडार एक बार समाप्त हो जाए तो उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, सीमित है। दूसरा, कमजोर अवसंरचना। कमजोर अवसंरचना से आशय है कि जो इस्पात निर्माण प्रक्रिया में जो भी संसाधन है उसका एक जो ढांचा है वो कमजोर होना, जैसे परिवहन प्रणाली का दुरुस्त न होना, या कच्चे माल की आपूर्ति समय से न होना, या फिर एक कुशल श्रमिक का न मिलना, है ना, तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है उसका अभाव होना, ये एक कमजोर अवसंरचना को दर्शाता है। आगे, निम्न श्रम उत्पादकता। निम्न श्रम उत्पादकता यानी श्रम उत्पादकता में कमी। उत्पादकता क्या है, जो भी उत्पादन होता है उत्पादन का एक औसत यानी एक एवरेज देखा जाता है कि अधिकतम और न्यूनतम का औसत क्या है, कितना उत्पादन रहा, वही उत्पादकता कहलाती है। तो श्रम उत्पादकता में कमी, जितना हम लागत लगाते हैं, जितनी अपेक्षा करते हैं उस अपेक्षा के अनुसार कम उत्पादन होना, ठीक है, निम्न श्रम उत्पादकता को दर्शाता है। और ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, यानी विद्युत की समय से आपूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये कुछ चुनौतियां हैं लोहा इस्पात उद्योग के सामने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे देखते हैं, दूसरा है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के बारे में देखते हैं। सीमेंट उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसके लिए कच्चे माल के रूप में पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, और प्रमुख रूप से चूना पत्थर एक ऐसा खनिज है जिसका प्रयोग ज्यादातर सीमेंट उद्योग में किया जाता है। और दूसरा, चूना पत्थर का प्रयोग इस लौह अयस्क में मिला करके उसको गलाने में किया जाता है, जो अभी हम बताए हैं। ठीक है, देखें कि भारत में सीमेंट उद्योग की स्थापना 1904 ईस्वी में चेन्नई में हुई थी। 1904 ईस्वी में मोस्ट है, 1 नंबर में पूछा जाता है। सीमेंट निर्माण की दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, यानी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है सीमेंट उद्योग में। ठीक है, और मानचित्र से भी कुछ प्रश्न जो आते हैं उसको हम मैप वाला जब पार्ट पढ़ाएंगे, मानचित्र बताएंगे इस अध्याय से संबंधित, तो उसको हम कवर कर देंगे, उसमें सब बता देंगे। जो भी मानचित्र में 1-1 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं या 1-1 नंबर के हैं, और पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बस रेगुलरिटी बनाए रखिए, वीडियो देखते रहिए। चलिए आगे देखते हैं पेट्रो रसायन उद्योग के बारे में। पेट्रो रसायन उद्योग यानी केमिकल फैक्ट्रीज। पेट्रोलियम से आप जानते हैं कि पेट्रोलियम जो निकलता है उससे विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाते हैं। सिर्फ एक उत्पाद नहीं बनता है कि पेट्रोलियम निकला उससे सिर्फ एक ही कोई प्रोडक्ट बनता है, नहीं, उससे प्राकृतिक गैस से लेकर के विभिन्न प्रकार के रसायन बनते हैं। और इस प्रकार से रसायन पर आधारित कौन कौन सी उद्योग होते हैं, कैसे होते हैं, उसको देखते हैं कि पेट्रो रसायन उद्योग, इसमें देखें कि रसायनों तथा अन्य संबंधित उत्पादों, रसायनों केमिकल के साथ साथ अन्य संबंधित उत्पादों जैसे उर्वरक के कारखाने, उर्वरक निर्माण,
पेंट वार्निश, वार्निश आप सुने होंगे, वार्निश जो चमकाने के लिए होता है ना, पेंट से कलर करते हैं फिर वार्निश मारते हैं, वो वार्निश। गैसों, विभिन्न प्रकार की गैस लैब में आप जो प्रयोग किया जाता है कोई भी, जैसे दवा निर्माण कंपनी में, है ना, इस तरीके से। साबुन और फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स आदि निर्भर है। ये क्या है? इसका अर्थ होता है औषधि निर्माण कंपनी या औषधि उद्योग, दवा निर्माण कंपनी। तो दवा निर्माण कंपनी में भी देखेंगे पेट्रो रसायन उद्योग की ही भूमिका है, ठीक है। तो आदि निर्भर है। आया समझ में पेट्रो रसायन उद्योग। चलिए आगे देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक उभरते उद्योग है जिसको सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है ना। सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया इसका एक केंद्र बिंदु है और भारत का सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु कहलाता है और बेंगलुरु इसका मुख्य केंद्र है। और सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है? सबसे पहले जानना यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है। तो सूचनाओं के आदान प्रदान, सूचनाओं के प्रसार से इसका संबंध है सूचना प्रौद्योगिकी का। और आप जानते हैं कि आज के दौर में सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र एक विकसित तंत्र बन चुका है और ये सबकी आवश्यकताएं हैं। हम कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक की पूरी दुनिया की खबर ले सकते हैं और अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं। और ये एक सूचना प्रौद्योगिकी की देन है कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और आप अपने घर पर मोबाइल सेट पर देख रहे हैं, है ना। तो देखिए इसको कि इसके अंतर्गत क्या आता है, ध्यान देना है कि इसके अंतर्गत ट्रांजिस्टर सेटों से लेकर के टेलीविजन, सेलफोन और टेलीफोन एक्सचेंज यानी टावर, रडार जो सीमा पे लगाए जाते हैं कि कोई दुश्मन का लड़ाकू विमान न प्रवेश करे, उसकी स्थिति को जानने के लिए रडार, कंप्यूटर आदि आते हैं, ठीक है। तो ये एक विकसित तंत्र है सूचना का। बेंगलुरु इसका केंद्र बिंदु है, अभी हम बताएं आपको, ठीक है। और फिर देखें कि आर्थिक विकास में उद्योग धंधों का महत्व। आर्थिक विकास में उद्योग धंधों का क्या महत्व है? तो सीधे से अर्थों में जानिए कि जब औद्योगिक क्षेत्र विकसित होते हैं, उद्योग स्थापित होते हैं, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है। जब लोगों को रोजगार मिलता है तो उनके सामने बेरोजगारी की समस्या नहीं रहती और वो आत्मनिर्भर बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो प्रमुख तो यही है। और दूसरा, निर्माण की प्रक्रिया द्वितीय क्रिया कहलाती है। कृषि प्राथमिक क्रिया है, निर्माण द्वितीय क्रिया है और सेवा क्षेत्र, हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे सेवा क्षेत्र, वह तृतीय क्रिया है। तो निर्माण द्वितीय क्रिया है यानी कच्चे माल से तैयार किया जाता है प्रोडक्ट माल और उसमें मुनाफा अधिक होता है, जीडीपी अधिक है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे कि इसका एक महत्व है, लोगों को रोजगार देना और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। कोई प्रोडक्ट विदेशों को निर्यात किया जाता है या कोई प्रोडक्ट ऐसा तैयार होता है हमारे देश में ही तो अन्य देशों से आयात नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह इसके हम महत्व को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगला पार्ट हम लेके आप लोगों के बीच में आएंगे, पार्ट 4 जो होगा प्रदूषण से संबंधित, और फिर मैप वाला पार्ट 5 हम देखेंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक।